हम लोग कर रहे थे प्रोबेबिलिटी थ्योरी और जिसमें क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 ऑनवर्ड्स करते हैं। वेट करें थोड़ा सा, एक जना कंफर्म करो ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? यस सर। ओके बेटे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सामने थोड़ा सा गड़बड़ था, ठीक कर दिया हमने। ओके, क्वेश्चन रीड करते हैं। बहुत ही सुपीरियर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में काम आने वाले। ए पर्सन इज नोन टू हिट द टारगेट in 3 out of 4 shots। एक पर्सन है, सपोज करो ए पर्सन है, तो ए हिट्स द टारगेट, हिट कर देगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी है 3 out of 4 शॉट्स, 3/4। अगर वो 4 टाइम्स फायरिंग करता है तो 3 टाइम्स वो टारगेट को हिट भी कर देता है, मतलब टारगेट के हिट होने के चांस 75%। तो पर्सन इज नोन टू हिट द टारगेट इन 3 out of 4 शॉट्स, whereas another person is known to hit the target in 2 out of 3। एक और पर्सन है बी, बी हिट्स द टारगेट इन 2 out of 3। कि बी टारगेट को हिट कर देगा, इसका चांस है 2/3। अगर बी ने फायरिंग की, एक बार फायरिंग की, तो 2/3 चांस है कि वो टारगेट को हिट कर देगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट बीइंग हिट व्हेन दे फायर साइमल्टेनियसली। अगर वो एक साथ फायरिंग करते हैं तो आपको पता लगाना प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट इज हिट। टारगेट हिट हो जाए, चाहे ए हिट करे या बी हिट करे या दोनों भी हिट कर दें, हमारा टारगेट हिट होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हिट, कम से कम एक बार टारगेट हिट होना चाहिए। ए हिट्स और बी हिट्स और बोथ हिट, इसे कहते हैं एटलीस्ट 1 हिट, कि समहाउ क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मतलब प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन इज सॉल्व का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन। पहले लास्ट डे आपने किया था। सो this means 1 minus probability of nil hit। Probability of at least 1 is 1 minus probability of none। Nil hits the target, मतलब कि A does not hit and B also does not hit। टारगेट का हिट होना या टारगेट का मिस होना ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि वो अपना अपना गन से फायरिंग कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कोई किसी का कोई चीटिंग वगैरह का कोई क्वेश्चन पैदा नहीं हो रहा। इसलिए टारगेट हिट होना, टारगेट मिस होना इंडिपेंडेंट इवेंट्स होने की वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इनटू में चेंज हो जाएगा। ये दोनों बातें क्या हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ए बार बी बार आर इंडिपेंडेंट, सो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम इज एप्लीकेबल। सो नेक्स्ट स्टेप है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार हुई 1/4। ध्यान दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 3/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज 1 minus 3/4 is 1/4। Similarly, probability of B bar will be 1/3। तो 1 minus probability of A bar जो कि 1/4 है,
into probability of B bar 1/3, 1 minus 1/12, the answer is 11/12. डाउट पूछ लीजिए। ये क्वेश्चन है नंबर 29। ए बैग एक्स, एक एक्स बैग है। ए बैग एक्स कंटेन्स 3 white 2 black. Another bag y contains 2 white and 4 black balls. A bag and a ball out of it are picked at random. आपने क्या किया, एक बैग पिकअप कर लिया। 2 बैग्स थे, उनमें से पहले क्या किया, बैग पिकअप किया। तो चांस है कि ध्यान दो, बैग नंबर एक्स सिलेक्टेड, या तो आपने बैग नंबर एक्स सिलेक्ट कर लिया या बैग नंबर वाई सिलेक्ट किया। वो कहते हैं ए बैग इज सिलेक्टेड एंड देन ए बॉल आउट ऑफ इट आर पिक्ड एट रैंडम। एक बैग पिकअप किया और जो पिकअप किया बैग उसमें से बॉल ड्रा की। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज व्हाइट? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, अल्टीमेटली व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, लेकिन ये व्हाइट बॉल यूं ही नहीं निकल आई। यू हैव पिक्ड अप आइदर बैग नंबर एक्स एंड ड्रॉ व्हाइट फ्रॉम दैट, और यू हैव पिक्ड अप बैग नंबर बाई एंड ड्रॉ व्हाइट फ्रॉम दैट बैग। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कोई सिंपल सी प्रोबेबिलिटी नहीं है। जो क्वेश्चन ने लैंग्वेज दी है उसका मतलब बैठता है बैग नंबर एक्स इज चोजन एंड व्हाइट इज ड्रॉन, और बैग नंबर बाई सिलेक्टेड एंड व्हाइट इज ड्रॉन फ्रॉम बाई बैग। ये दो बातें हैं, ये दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि अगर बैग नंबर एक्स चूज हुआ तो बैग नंबर बाई चूज नहीं होगा, और बैग नंबर बाई चूज हुआ तो बैग नंबर एक्स की सिलेक्शन नहीं होगी। तो ये दोनों बातें कैसी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये जो और वर्ड है उसमें एक्सक्लूजन है, इसलिए और वर्ड प्लस में चेंज होगा। Probability bag number X is selected and white is drawn plus probability bag number Y is selected and white is drawn from that bag. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब probability of bag number X, बैग नंबर एक्स, 2 बैग पड़े हुए थे, 2 में से एक को सेलेक्ट कर लिया एक्स बैग को, into probability of white knowing that bag number X has been picked up, knowing that bag number X is in our hands, मतलब white from X bag। probability of bag number Y into probability of white from that bag number Y। बैग नंबर एक्स का सिलेक्शन का चांस है 1/2, क्योंकि 2 बैग्स वहां पड़े हुए थे, 2 बैग्स में से 1 बैग आपने सेलेक्ट किया, तो दोनों के सिलेक्शन के चांस हाफ हाफ हैं। 2 बैग में से 1 बैग के सिलेक्शन का चांस 1/2। उसके बाद है व्हाइट फ्रॉम फर्स्ट बैग, ये फर्स्ट बैग है, इसमें से व्हाइट आने का चांस है 3/5 प्लस बैग नंबर बाई is selected, probability 1/2 for each bag,
प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट फ्रॉम दैट बैग वो हो गई 2/6। और अब अपनी जो भी कैलकुलेशन है स्मॉल सी वो कर लो। 3/10 ये हो गया, 1/6 ये भी है 30, एलसीएम 9, 6 5 जा 30, 14/30, 7/15 इज द आंसर। जो भी है आप अब क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। So we have done question number 29. Let us see the next question now. ये बैग बॉल वाले क्वेश्चन देखने में एक से होते हैं, इनमें आपस में मेजर डिफरेंस होता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 30 हम आपको करके दे रहे हैं, 30 नंबर, और ये अलग है, 29 अलग था, ये 30 नंबर अलग है। ध्यान से देखना, सुनना, समझना। बैग कंटेंस 5 white 6 ब्लैक। ये बैग है 5 white 6 ब्लैक। बैग नंबर 1 का एक्स बैग बोल देता हूं फिर से। अच्छा, अनदर बैग बाई, बैग नंबर बाई कंटेंस 7 white and 3 black balls. A ball is transferred from first bag to second. अब की बार आपने फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में एक बॉल ट्रांसफर कर दी। ये जो ट्रांसफर की ना बॉल, दैट ट्रांसफर्ड बॉल कैन बी व्हाइट और इट कैन बी ब्लैक। पता नहीं कौन सी ट्रांसफर कर दी आपने, आइदर व्हाइट इज ट्रांसफर्ड और ब्लैक इज ट्रांसफर्ड। तो मैं यहां पे लिख देता हूं व्हाइट ट्रांसफर्ड और ब्लैक ट्रांसफर्ड। पता नहीं क्या ट्रांसफर हो गया, एक बॉल ट्रांसफर हो गई फर्स्ट से सेकंड में। ट्रांसफर व्हाइट, पूरा फुल भी लिख सकते, फ्रॉम फर्स्ट ट्रांसफर व्हाइट और ट्रांसफर ब्लैक, और वो भी पिकअप करके, मतलब एग्जैक्टली नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी है व्हाइट जाने की या ब्लैक जाने की, चांस है, प्रोबेबिलिटी है। ध्यान दो, ए बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट बैग टू सेकंड। ट्रांसफर हो गया, पता नहीं क्या ट्रांसफर हुआ, व्हाइट भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग, और उसके बाद आपने सेकंड बैग से बॉल ड्रा की। बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग, पहले ट्रांसफर किया, बाद में जो बॉल ड्रा की। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज व्हाइट। वो जो फाइनल ड्रा किया वो व्हाइट का प्रोबेबिलिटी चाहिए। क्वेश्चन मैंने रीड किया, यहां कुछ लिखा, अब समझो बात को। दो केस पैदा कर रहे, आइदर यू हैव ट्रांसफर्ड व्हाइट एंड ड्रॉन व्हाइट फ्रॉम सेकंड बैग, व्हाइट ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट बैग एंड देन ड्रॉ व्हाइट फ्रॉम सेकंड बैग, और ट्रांसफर ब्लैक फ्रॉम फर्स्ट बैग बट यू हैव टू ड्रॉ व्हाइट फ्रॉम सेकंड बैग। ड्रा तो व्हाइट ही करना है, ट्रांसफर व्हाइट एंड ड्रा व्हाइट, और ट्रांसफर ब्लैक एंड ड्रा व्हाइट। हमने यहां पे ना फर्स्ट सेकंड लिख दिया, एक्स बाई या फर्स्ट सेकंड एक ही बात है, मैंने अब फर्स्ट सेकंड का नोटेशन दे दिया। और ये क्या चाहिए, इस बात की आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट चाहिए, लेकिन व्हाइट सिंपल ड्रा नहीं है। White is drawn from second bag after transferring white from first bag or black from first bag. फर्स्ट बैग से या तो व्हाइट ट्रांसफर हुआ या ब्लैक ट्रांसफर हुआ, कोई एक बॉल ट्रांसफर हुई लेकिन ड्रॉ व्हाइट ही हुई। अब इसकी बात
आगे बढ़ती है। ये दोनों बातें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर व्हाइट ट्रांसफर हुई तो ब्लैक ट्रांसफर नहीं हुई, अगर फर्स्ट इवेंट हैपन हुई तो सेकंड हैपन नहीं हुई, तो और जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ट्रांसफर व्हाइट फ्रॉम फर्स्ट एंड देन ड्रा व्हाइट फ्रॉम सेकंड, प्लस प्रोबेबिलिटी ट्रांसफर ब्लैक फ्रॉम फर्स्ट एंड देन ड्रा व्हाइट फ्रॉम सेकंड। ड्रा तो व्हाइट ही होनी है, सेकंड से ड्रा तो व्हाइट का ही करना है। इक्वल टू, ये देखो, व्हाइट ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट इनटू प्रोबेबिलिटी ड्रा व्हाइट फ्रॉम सेकंड नोइंग दैट व्हाइट हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट बैग। फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में व्हाइट ट्रांसफर कर दी गई, प्लस प्रोबेबिलिटी ट्रांसफर ब्लैक into probability draw white from second knowing that black has been transferred from first bag to second। अब आगे की बात करते हैं। फर्स्ट बैग और सेकंड बैग अब तक तो दिख रहे हैं, इनके यूज कर लेते हैं। बैग दिख रहा है आपको, ध्यान दीजिए। व्हाइट ट्रांसफर हुई, इसका चांस है 5/11। व्हाइट ट्रांसफर होने का चांस है 5/11, लेकिन उस टाइम पर सेकंड बैग कुछ ऐसा नजर आएगा। सेकंड बैग में एक व्हाइट आई भी है ट्रांसफर में, नोइंग दैट व्हाइट इज ट्रांसफर्ड। अब आप ये एज्यूम कर लो कि व्हाइट यहां आ गई, 8 व्हाइट 3 ब्लैक हो गए, यहां 8 व्हाइट और 3 ब्लैक हो गए, इसलिए व्हाइट ड्रा होने का चांस 8/11 हो गया। अगर जो व्हाइट ट्रांसफर की आपने तो सेकंड व्हाइट का चांस 8/11 हो जाएगा। अगर जो ब्लैक ट्रांसफर की फर्स्ट से तो 6/11, ब्लैक ट्रांसफर होने के चांस हैं 6/11। और उस ट्रांसफर करने के बाद ना बैग नंबर 2 चेंज हो गया। बैग नंबर 2 में 7 व्हाइट और 4 ब्लैक हो गए। अब वहां पर 7 व्हाइट एंड 4 ब्लैक हो गए, वहां ब्लैक पहुंच गई एक एक्स्ट्रा। और अब आपको चाहिए क्या, व्हाइट चाहिए, तो 7/11। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, आप इसको समझिए। मैंने काफी अच्छी एफर्ट की, डाउट हो डिस्कस करोगे तो और बता दूंगा। बस अब ये हो चुका है। 42 ये है और 40 ये है, 82/121 ये इसका आंसर है। शॉर्टकट में मैंने लिखा है, आप इसको एग्जामिनर को अच्छी तरह समझाना। ये TR1 का मतलब क्या है, ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट बैग। W2 का मतलब क्या है, ड्रा फ्रॉम सेकंड बैग। एग्जामिनर को ठीक से समझाओगे और ये इशारा लिखोगे तो हो जाए। ये इनका मीनिंग लिख देना ऊपर, ठीक है। या 2 केस में करिए क्वेश्चन, केस 1 व्हाइट इज ट्रांसफर्ड, केस 2 ब्लैक ट्रांसफर। दोनों केसेज को बाद में ऐड कर दीजिए तो आंसर आएगा। केसेज में वो स्लो मेथड है, ये हमने थोड़ा सा फास्ट समझ में अच्छा आता है ना, ये इस तरह राइटिंग ये समझ में अच्छा आ गया। अब आप अपना जैसे भी है प्रॉपरली लिखिए उसको। डाउट पूछो लो बेटा। So we have done question number 30 effectively. You can have a look at 34 now. बीच में होमवर्क पक्के होते हैं बीच में ना, 30 से 31, 32, 33 there are 3 homeworks for you. आप होमवर्क जरूर करिए। और होमवर्क जिसको एक बच्चे को नहीं आता वो पूछता है तो मैं सारों को बताया करता हूँ, मैं आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ सबके साथ। तो आप सभी लोग जो नहीं पूछते हैं वो उन पे नजर रखें क्वेश्चंस पर। ओके। A and B throw a coin alternatively till one of them gets a head and wins the game. Find the probability of winning. इस क्वेश्चन में 2 प्लेयर्स थे।
ए एंड बी, ए एंड बी 2 प्लेयर्स हैं और ये अल्टरनेटिवली कॉइन को थ्रो कर रहे हैं, तो ए को मिलेगा फर्स्ट थ्रो करने को, और ए को अगर हेड मिल गया तो गेम स्टॉप हो जाएगा टिल वन ऑफ देम गेट्स ए हेड एंड विंस द गेम। ये तब तक थ्रो चलेगा जब तक हेड नहीं मिल जाता। ए ने थ्रो किया और हेड मिल गया तो क्या होगा, वो कॉइन को साथ में लेके चला जाएगा, बी को कॉइन देगा नहीं, वो बोले कॉइन भी मेरा हुआ और कोई अगर प्राइज मनी मान रखा हुआ है तो वो भी मेरा हुआ। तो फर्स्ट थ्रो करने को ए को मिलेगा, बी पर आएगा सेकंड थ्रो करने को, उसको हेड नहीं मिला तो आएगा, नहीं तो वो कॉइन भी ले जाएगा। ओके, फिर थर्ड चांस इसे ए को मिलेगा और फोर्थ मिलेगा बी को, फिफ्थ मिलेगा ए को, सिक्स्थ मिलेगा बी को, एंड गेम में गो अप टू इन्फिनिटी कि हेड अगर मिला नहीं ना तो गेम अप टू इन्फिनिटी चला जाएगा। ओके, वो जो कॉइन है उसको रैंडमली थ्रो करेंगे, वो कॉइन को कोई टिल्ट ट्विस्ट करके थ्रो नहीं करेंगे जिससे कि गेम इन्फिनिटी तक जा भी सके अगर हो तो मतलब ऑनेस्टी वाला गेम है, डिसऑनेस्टी वाला गेम नहीं। तो हुआ क्या, अब आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एज विनिंग। अब हमारी बात को ध्यान से सुनना, ए के विन होने का चांस, ए विन हो जाएगा फर्स्ट थ्रो इटसेल्फ में, ए विन्स इन फर्स्ट थ्रो, विन हो गया और कॉइन भी ले गया, प्राइज मनी भी ले गया, बी को कॉइन देगा भी नहीं। अगर ए विन नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ए फर्स्ट थ्रो में विन नहीं हुआ तो ध्यान दीजिए, तो ए विन नहीं हुआ, उसके बाद गेम बी पर गया, बी भी विन नहीं हुआ, तब जाके ए के पास गेम आएगा और यहां पर ए विन हो गया। मतलब ए थ्रोज थर्ड एंड विंस द गेम, लेकिन इस थर्ड थ्रो के पीछे 2 फेल्योर्स हैं। सक्सेस ऑफ ए इन थर्ड ट्रायल इज प्रिसीडेड बाय 2 फेल्योर्स। अगर ये फेल्योर नहीं तो ए के पास गेम आया नहीं, तो ये विन कैसे करेगा, जब उसके पास कॉइन ही नहीं आया तो विन कैसे करेगा। इसलिए A3 के पहले ये 2 फेल्योर है, इनकी अकाउंटिंग आपको देनी पड़ेगी, नहीं तो फिर क्या हुआ, ए विंस इन फिफ्थ थ्रो, ए के पास फिफ्थ थ्रो करने को उसको मिलेगा, लेकिन फिफ्थ थ्रो के पहले ए बी 4 थ्रोज और भी हुए होंगे, 1 2 3 4, और सारे 4 में फेल्योर होना चाहिए। अगर बीच में कहीं सक्सेस हो गई तो ए को गेम करने को मिलेगा नहीं, और दिस गेम में गो अप टू इन्फिनिटी इन दिस मैनर। अब आगे चलिए, ए विल विन ओनली वंस, ए 2 टाइम्स विन नहीं कर सकता, फर्स्ट थ्रो में विन कर गया तो आगे गेम स्टॉप, थर्ड थ्रो में विन कर गया तो ये वाली चीज स्टॉप। तो ये कैसे हैं, एमी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और वर्ड्स विल चेंज टू प्लस। तो प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस इन हिज थ्रो प्लस प्रोबेबिलिटी ए बी A3 1 2 फेल हो गए और ए विन कर गया, फिर क्या हुआ, ए बी है 1 2 3 4 फेल्योर्स हो गए, फिर जाके ए विन कर गया, प्लस गेम में गो अप टू इन्फिनिटी ऑल्सो। ए विंस द गेम, मतलब कि हेड आ गया, ए ने कॉइन को थ्रो किया, हेड आ गया और गेम विन हो गया। विन का मतलब हेड आ गया और लूज का मतलब टेल्स आ गई, फिर जाके हेड मिला, और यहां टेल 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 फिर जाके हेड मिला, और
जो हेड है ना वो इसके पहले नहीं हो सकता, मतलब इसी ऑर्डर में मिलेंगे, टेल 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 देन हेड। हेड पहले नहीं, पहले अगर हेड हो गया तो ये गेम आगे नहीं चलेगा। तो ये सीरियल मेंटेन्ड है, मतलब परम्यूटेशंस नॉट अलाउड हियर। टीटीएच का मतलब टीटीएच है, टीटीएच डज नॉट मीन एचटीटी, नो, एचटीटी नहीं हो सकता। ए फेल, बी फेल, उसके बाद ए पास हुआ। तो इसमें ऑर्डर है, ऑर्डर फिक्स है, इसी ऑर्डर में आपको क्वेश्चन करना है। चलिए आगे। हेड मिल गया 1/2 प्रोबेबिलिटी के साथ, कॉइन को टॉस करते हैं, हेड आने का चांस 1/2। टेल टेल मिल गए 1/2 इंटू 1/2 होल स्क्वायर हो गया। हेड की प्रोबेबिलिटी हमने हाफ अलग कर दी, ये 1/2 की पावर 4 हो गया फेलियर्स का, और फिर हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 कंटिन्यू अप टू इनफिनिटी। सो ये जो अभी आ रहा है ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एज विनिंग। वन बाई टू, और ये 1/8 है दूसरा, अगला 1/32 प्लस गो ऑन अप टू इनफिनिटी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म इसका 1/2, कॉमन रेशियो सक्सीडिंग अपॉन प्रिसीडिंग, सक्सीडिंग अपॉन प्रिसीडिंग 1/4, इसका एस इन्फिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर होता है। फार्मूला लगा दीजिए, ए का मतलब 1/2, 1 माइनस रेशियो 1/4, 1/2 नीचे 3/4, 1/2 इंटू 4/3 इक्वल टू 2/3। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एज विनिंग, जो कि 2/3 आ गई। अब आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बीज विनिंग। बी विन हो जाएगा क्योंकि प्लेयर्स केवल 2 हैं, तो बी का विनिंग का प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एज विनिंग। प्लेयर्स केवल 2 हैं इसलिए, 3-4 प्लेयर्स हो तो आप मान लो 3 प्लेयर्स हैं तो 2 का निकालना पड़ेगा, 1 का इस तरह निकल जाएगा। 1 माइनस 2/3, आंसर 1/3। इस बीज विनिंग का अल्टरनेटिव भी है, अल्टरनेटिव मैं कब फुल नहीं करूंगा लेकिन बता देता हूं। ये बीज विनिंग कुछ ऐसे भी होगा, ए फेल हुआ फिर बी को सेकंड थ्रो करने को मिला, इस तरह से भी यही क्वेश्चन, यही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। फिर क्या हुआ, ए बी ए तक फेल है, 1 2 3 फेल हुए, फिर जाके बी 4th थ्रो में पास हो गया, या फिर ए बी ए 1 2 3 4 5 तब बी जाके 6 में पास हो गया। ये सारे फेलियर्स हैं, और इस तरह किया जाए तो भी सॉल्यूशन सेम आएगा। ये दूसरा मेथड है उसका करने का, जनरली इसी से करते हैं सारे लोग। एक का निकाल देते हैं, दूसरे का कॉमन सेंस से। सिमिलर क्वेश्चन देखिए, ये रहा 35B, यू कैन रीड द क्वेश्चन। ये डाई वाला क्वेश्चन है, पेयर ऑफ डाइस, वो भी ये सिंगल डाई नहीं, पेयर थ्रो कर रहे हैं, ए एंड बी थ्रो पेयर ऑफ डाइस, 36 आउटकम्स टोटल होते हैं। और अगर ईच डाई की बात की जाए तो उसकी ईच डाई में 6 आउटकम्स होते हैं, एक में एक बार थ्रो करने से टोटल 6 आउटकम्स होते हैं। तो ए एंड बी थ्रो पेयर ऑफ डाइस अल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ देम गेट्स ए टोटल ऑफ 10 एंड विंस द गेम। टोटल ऑफ 10 आ जाना गेम विन करने वाला जैसा है। टोटल ऑफ 10 की पहले प्रोबेबिलिटी निकालता हूं। टोटल ऑफ 10 मेड अप फ्रॉम 6 4 5 5 4 6, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल ऑफ 10 इज 3/36 1/12। टोटल ऑफ 10 आ जाने की प्रोबेबिलिटी 1/12 है। किसी भी थ्रो में विन होने का चांस 1/12 है, और लूज होने का चांस टोटल ऑफ 10 नहीं आएगा, इसका चांस है 11/12।
तो ए एंड बी थ्रो पेयर ऑफ डाइस, इधर ए पर्सन इधर बी पर्सन। ए को करने को मिलेगा फर्स्ट थ्रो, फिर सेकंड विल गो टू बी, थर्ड विल कम टू ए, फोर्थ विल गो टू बी, फिफ्थ विल गो टू ए एंड सिक्स्थ विल गो टू बी। इस तरह से गेम इन्फिनिटी तक भी जा सकता है। फाइंड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग। अब की बार तो इन्होंने बोल भी दिया, इफ ए स्टार्ट्स फर्स्ट। नहीं भी बोलता तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि ए स्टार्ट्स फर्स्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एज विनिंग, ए विन कर जाएगा, तब कर जाएगा जो फर्स्ट थ्रो इसको करने को मिल जाए। फर्स्ट थ्रो किया और विन हो गया। अब विन होने के बाद वो जो पेयर ऑफ डाइस है वो भी ले गया और पैसे भी ले गया साथ में। बी को गेम देगा नहीं, वो बी को वो पेयर ऑफ डाइस थ्रो करने को देगा नहीं इन केस ए विंस। अगर ए बाई चांस लूज कर गया तो गेम बी पर जाएगा और वो उसे लूज करना होगा ए की विनिंग के लिए, तब जाके थर्ड थ्रो में ए के विनिंग का चांस फिर से है। या फिर ए बी ए 1 2 3 4 फेल्योर होंगे, उसके बाद ए फिफ्थ थ्रो में फिर से विन करने का चांस। अब आगे ए विन हो गया, इसका मतलब टोटल ऑफ 10 मिल गया उसको, 1/12। अब की बार मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं, प्लस ये देखो इन दोनों को क्या मिला, 11/12 मिला, दोनों को होल स्क्वायर कर दो। इसके बाद ए को क्या मिला, 1/12, तो टोटल ऑफ 10 मिल गया ए को, प्लस ए बी इन सबको 11/12 की पावर 4 तक मिला, 4 पावर, और A5 यहां आके विन कर गया 1/12 प्रोबेबिलिटी के साथ अप टू इंफिनिटी। दिस इज अगेन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यू कैन सी फर्स्ट टर्म 1/12 कॉमन रेशियो सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग 11/12 होल स्क्वायर, 1/144, और एस इन्फिनिटी का फार्मूला A/1 माइनस R। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एज विनिंग, ए के विन होने का चांस A/1 माइनस R। ए का मतलब 1/12, 1 माइनस रेशियो 1/1/144 हुआ, तो दैट इज इक्वल टू 1/12, और नीचे हो गया 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2/144। 1/12 ठीक है, 144/23, ये मुझे लगता है 12/23 आ गई है प्रोबेबिलिटी ऑफ एज विनिंग। और जो बची बचाई प्रोबेबिलिटी वो बी की है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीज विनिंग, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो 1 में से ए की बीज विनिंग, क्योंकि देयर आर ओनली 2 प्लेयर्स, 3 प्लेयर्स होंगे तो आपको 2 का निकालना पड़ेगा और 1 का इस कॉमन सेंस से निकल जाता। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एज विनिंग, 1 माइनस 12/13, द आंसर इज 12/23, आंसर इज 11/23। बेटे डाउट पूछो, मन में कुछ आया हो कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो आप हमारे साथ आर्ग्यू कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट से थिंग्स क्लियर हो जाती है। अब आप बोलोगे 3 प्लेयर्स होंगे तब क्या होगा, तो 3 प्लेयर्स का आपको अकाउंट देता। क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट कर दो। 3 प्लेयर्स वाला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपने किए, उसमें
2 प्लेयर्स थे, अब की बार 3 प्लेयर्स का। 3 पर्सन्स ABC थ्रो ए डाई इन सक्सेशन, एक ही डाई है इनके पास, 1 डाई। ए ने थ्रो किया, फिर बी ने थ्रो किया, फिर सी ने थ्रो किया। ए को मिला फर्स्ट थ्रो करने को, मिला, बी को मिलेगा सेकंड, सी को मिलेगा थर्ड, ए को मिलेगा फोर्थ, बी को मिलेगा फिफ्थ, एक मिनट थर्ड, यस फोर्थ, फिर इसको फिफ्थ, फिर इसको सिक्स, क्योंकि प्लेयर्स 3 है, गेम देर में आएगा, डाई एक ही है, अल्टरनेटिवली थ्रो करना। 7th थ्रो करने को ए को मिल सकता है, 8th बी को, और 9th का नंबर है सी का। गेम में गो अप टू इन्फिनिटी और गेम में स्टॉप इन फर्स्ट थ्रो इटसेल्फ। अगर ए फर्स्ट थ्रो में विन कर गया तो वो डाई को साथ में ले जाएगा और प्राइज मनी भी ले जाएगा, वो डाई को किसी को देगा भी नहीं, चला ही जाएगा बिल्कुल। तो इसलिए गेम दूसरों के पास आएगा नहीं। और अगर वो विन नहीं करता, लूज करता है, तो गेम अगले के पास जाएगा। सो ABC थ्रो ए डाई इन सक्सेशन टिल 1 gets 6 and wins the game। अगर 6 मिल गया तो सक्सेस मिल गई। ध्यान दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इन 1 ट्रायल, एक थ्रो में 6 आने का चांस 1/6, और 6 न आने का चांस, फेल्योर होने का चांस 5/6। 6 आएगा 1/6, 6 नहीं आएगा 5/6। ये सक्सेस का चांस है, ये फेल्योर का चांस है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एज विनिंग, ए की विनिंग की प्रोबेबिलिटी देखिए यहां पर, ए विंस इन हिज थ्रो, ए ने थ्रो किया और विन कर गया, या फिर ए फेल हुआ, बी फेल हुआ, सी फेल हुआ, फिर जाके ए को चांस मिलेगा। 3 फेल्योर्स आर प्रिसीडेड बाय द सक्सेस ऑफ ए इन 4th थ्रो। ए की 4th सक्सेस दैट इज प्रिसीडेड बाय 3 फेल्योर्स, या फिर एक लाइकली टू विन इन 7th थ्रो which is preceded by 6 failures, ABC, सारे 6 फेलियर, और गेम में गो अप टू इन्फिनिटी। ए ने थ्रो किया और सक्सेसफुल हो गया, इसका चांस है 1/6 प्लस, ये तीनों फेल हो गए, ये 5/6 का क्यूब हो जाएगा, 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, अब जाके सक्सेसफुल तो 1/6 प्लस 5/6 की पावर आएगी 1 2 3 4 5 6 तक, उसके बाद ये विन कर गया तो 1/6 प्लस गो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ए 1/6 दिस टाइम, रेशियो succeeding upon preceding is called common ratio, 5/6 whole cube, और S infinity वो है A/1 - R। So probability of age winning आ रही है, हाँ, A/1 - R बोला जाता है। ए की वैल्यू 1/6 और रेशियो ये 125/2/6। कैलकुलेशन की जाए थोड़ी सी, 1/6 ऊपर नीचे, 6 - 5 1, 11 - 2 91/2/6, और 2/6 यहां पे पहुंचेगा ना तो 36/91, ये आ गई एज विनिंग का प्रोबेबिलिटी। अब आपको सिखाता हूं
प्रोबेबिलिटी ऑफ बीज विनिंग। ये देखो बी विन कब करेगा, ध्यान से देखो। ए को फेल होना पड़ेगा, फिर बी के पास गेम आया और वो सक्सेसफुल हो गया, या फिर ए बी सी सब फेल हुए, ए फिर बी के पास गेम आया, 1 2 3 4 फेलियर हुए, तब फिफ्थ थ्रो में चांस है कि ए बी विन कर जाए। इसी तरह नेक्स्ट लिख सकते हो, या फिर 2 5 8। आपको बी को ना 8th गेम मिलेगा करने को, मिला तो कोई जरूरी नहीं है, उसके पहले इनको फेल होना पड़ेगा, एबीसी को फेल होना पड़ेगा। 7 फेलियर्स होंगे, एबीसी अगेन एबीसी, फिर 7 failures, 1 2 3 4 5 6 7 failures are preceded by success of B in 8th try, or game may go up to infinity also equal। ए फेल हो गया, पहले अटेम्प्ट में ही फेल हो गया, चांस क्या है 5/6, 6 बार का चांस, फेल होने का चांस 5/6, सक्सेसफुल होने का चांस 1/6। तो ए फेल हो गया 5/6, बी विन कर गया, बी को 6 मिल गया तो 1/6 प्लस ये 5/6 की पावर हो गई 1 2 3 4, उसके बाद बी विन कर गया 1/6, इसमें 5/6 की पावर 7 इंटू बी विन कर गया 1/, प्लस कंटिन्यू अप टू इनफिनिटी। ए का वैल्यू 5/36 बन रहा है। कॉमन रेशियो कहते हैं सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग को, तो ये 1/6 कट जाएगा और एक पावर 5/6 की पावर 3 आएगा, सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग 5/6 की पावर 3, 125/216, और एस इन्फिनिटी A/1 - R को कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीज विनिंग इक्वल टू A/1 - R, 5/36, 1 - 125/216, 5/36 इंटू 216 ऊपर जाएगा और 216 माइनस 125 91 नीचे आएगा, 36 6 जा 6 5 जा 30/91। और सी का जो विनिंग का प्रोबेबिलिटी है वो आप थोड़ा कॉमन सेंस से इस तरह लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सीज विनिंग। उस मेथड से भी निकाल सकते हैं, लंबे मेथड से, और शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। ये शॉर्टकट से ही करते हैं, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ एज विनिंग माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बीज विनिंग। अब 3 प्लेयर्स हैं तो 1 में से 2 की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो तो 3rd की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो 1 - 36/91 माइनस 30/91, ये हो गया 1 - 66, 91 - 6, मुझे लगता है 25/91। यहां मैं साइड में बता देता हूं, 91 में से 66 माइनस होगा तो 11 - 6 5 7 8 - 6 2, 25/91 आएगा। बाकी कैलकुलेशन, हाँ बोलो। ये R = 5/6 की पावर क्यूब क्यों है सर? रेशियो सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग को रेशियो कहते हैं। तो रेशियो देखिए यहां पे मैं साइड में बताता हूं। सक्सीडिंग देखना इधर,
5/6 की पावर 4 इंटू 1/6, ये सक्सेडिंग टर्म हुआ ना, डिवाइडेड बाई प्रीसीडिंग। 5/6 इंटू 1/6 इक्वल टू, पता लग गया होगा, 1/6 कट गया और यस सर 5/6 की पावर 4 माइनस 1 3 होगी। Succeeding upon preceding is called common ratio of geometric progression. So we move to the next question, number 36 over, और ये है 40 नंबर। बहुत ही सुपीरियर क्वेश्चंस है, सारे के सारे टर्म्स में आए हुए हैं पास्ट में, कोई कभी आया कोई कभी आया, और आज भी ये रिलेवेंट है, पास्ट में आए अब भी आएंगे, फ्यूचर में आए। ए स्पीक्स ट्रूथ इन 60% केसेस। जो पर्सन ए है, अगर वो आपको 100 स्टेटमेंट देता है तो उसके 60 स्टेटमेंट्स ट्रू होते हैं और 40 फॉल्स होते हैं। केयरफुल रहने की जरूरत है इस पर्सन से। बी इन 70% केसेस, बी कुछ ठीक है लेकिन वो भी काफी झूठ बोलता है, 70% करेक्ट बोलता है, 30% रॉन्ग बोलता है। तो ध्यान दो, अगर वो एक स्टेटमेंट करता है, एक स्टेटमेंट, तो प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इन वन स्टेटमेंट, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोलेंगे शॉर्टकट में, कि वो ट्रुथ बोलता है, इसके चांस हैं 60 आउट ऑफ 100, मतलब 3/5 चांस है कि उसका स्टेटमेंट राइट होगा। बी स्पीक्स ट्रुथ इन 70% केसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गई 70%, 70/100, 70 में 100 का डिवीजन कर दो तो अपने आप प्रोबेबिलिटी बन जाती है, परसेंटेज में 100 का डिवीजन कर दो तो प्रोबेबिलिटी बन जाती है, प्रोबेबिलिटी में 100 मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज बन जाता है। सो 7/10। इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेज, आपसे परसेंटेज पूछा, कोई बात नहीं, आप प्रोबेबिलिटी निकालिए, उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देना तो 100% बन जाएगा। तो इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेज आर दे लाइकली टू कंट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। कहते हैं वो दोनों कंट्राडिक्ट कब करेंगे, कंट्राडिक्ट, एक बोलेगा रेन थी, एक बोलेगा रेन नहीं थी, कंट्राडिक्ट करेगा, स्टेटिंग द सेम फैक्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंट्राडिक्शन, एक स्टेटमेंट दिया और वो भी अलग अलग, तो कंट्राडिक्शन का चांस कब है, जब ए ट्रुथ बोलेगा और बी फॉल्स बोल देगा तो कंट्राडिक्शन होगा, झगड़ा होगा दोनों का। ए ने सच बोल दिया और बी ने गलत बोल दिया, फिर कंट्राडिक्शन हो गया। या फिर ए बी राइट बोला और ए गलत बोल गया तो भी कंट्राडिक्शन होगा। तो दोनों तो कंट्राडिक्शन होगा तभी पकड़े जाएंगे। अगर दोनों झूठ बोल दिया, दोनों ने एक ही बात बोल दी दोनों ने, फिर नहीं तो इनको कोई नहीं बोल, कोई जान नहीं सकता कि इसने झूठ बोला। ये पकड़ इनकी, ये मान लो थीव्स हैं तो पुलिस पकड़ नहीं सकती, दोनों झूठ बोल रहे, मिलके झूठ बोल रहे, तो गड़बड़ होगी। एक ट्रुथ बोले और एक फॉल्स बोले तब पकड़ा जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ए बी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ए बार बी। आगे ए ने ट्रुथ बोल दिया, ए ने ट्रुथ बोला, प्रोबेबिलिटी 3/5 है, इनटू करिए बी ने फॉल्स बोल दिया, बी बार वो 3/10 है, 1 - 7/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार 2/5 है, सच बोलने का चांस है 3/5, तो गलत बोलने का चांस है 2/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गई 3/5 और बी बार हो गया 3/10 प्लस ए बार हो गया 2/5 और बी का चांस है 3/10। ये 9
और 6 9 प्लस 6 15/50। ओके सर यहाँ बी की प्रोबेबिलिटी 7/10 नहीं होगी? हाँ, मुझे कुछ लग रहा था कुछ गलती हो गई क्या। इस 7/10 बी प्रोबेबिलिटी, हाँ यहाँ गड़बड़ हुई है। मुझे लग रहा था कुछ नया सा नंबर लगा, जैसे 1 ईयर मुझे भी करे हुए हो जाता है, तो नंबर कुछ न्यू लग रहा था मुझे, कभी आया नहीं। क्या बात है ये, ठीक है, बिल्कुल सही है। 10 + 9 23/50। अब ठीक आ गया, क्योंकि वो नंबर्स याद से हो जाते हैं ना। कई बार क्वेश्चन, आई हैव डन क्वेश्चन अबाउट 50-60 टाइम्स, सो मेनी टाइम्स। तो ओके, तो 223/50 है। तो परसेंटेज ऑफ कंट्राडिक्शन, ट्वेंटी 3/50 इंटू 100, 46%। बिल्कुल राइट आंसर है। ये लीजिए, डाउट पूछिए बेटे। ओके, क्वेश्चन 42 को रीड किया जाए। 3 groups of children contain respectively 3 girls and 1 boy। 3 ग्रुप्स हैं अपने पास, एक में 3 गर्ल्स एंड 1 बॉय, और चिल्ड्रन है, छोटे छोटे बच्चे हैं वो। 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज। एक और ग्रुप है 1 गर्ल एंड 3 बॉयज। 1 child is selected from each group। ईच ग्रुप, हर ग्रुप से एक एक बच्चा पिकअप किया गया। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक ऐसा कि ग्रुप 1 सिलेक्टेड एंड 3 चिल्ड्रन आर पिक्ड अप फ्रॉम दैट ग्रुप। एक होता है हर ग्रुप से एक एक बच्चा पिकअप किया गया, मतलब ग्रुप के सिलेक्शन का चांस पूरा, ऑल द 3 ग्रुप्स विल बी सिलेक्टेड। ग्रुप के सिलेक्शन का चांस 1/3 नहीं होगा इस बार। क्यों? क्योंकि तीनों से एक एक बच्चा हमने पिकअप किया, इसलिए ग्रुप के सिलेक्शन का चांस 1/3 नहीं है। नहीं, क्योंकि ईच ग्रुप विल बी सिलेक्टेड और चांस इज 100%। सारे ग्रुप का नंबर आएगा। एक चाइल्ड हमने यहां से पिकअप किया, एक यहां से पिकअप किया, एक यहां से पिकअप किया, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रुप 1/3 मल्टीप्लाई नहीं होगी जब भी आप क्वेश्चन जहां भी करोगे। तीनों ग्रुप का चांस है, हर ग्रुप से हमने एक एक बच्चा पिकअप किया। Show the chance that 3 selected consist of 1 girl and 2 boys। अब ये कहते हैं आप बताइए एक गर्ल हो एंड 2 बॉयज, इसका चांस बताओ। अब देखिए 1 गर्ल चाहिए, तो ये जो 1 गर्ल, ये हो सकता है ग्रुप 1 की आ गई हो, ग्रुप 1 की गर्ल आ गई और बॉयज आ गए 2nd एंड 3rd ग्रुप्स रिस्पेक्टिवली के। हाँ, ये जरूर हुआ होगा। एक एक चाइल्ड तीनों से पिकअप किया। ये नहीं पता गर्ल चाइल्ड किधर से आया, फर्स्ट ग्रुप से आया कि 3rd ग्रुप से आया, तो आपको ये बोलना पड़ेगा। या फिर हो सकता है गर्ल चाइल्ड 2nd ग्रुप से आया हो, तो बॉयज आए 1st और 3rd ग्रुप से। या फिर गर्ल चाइल्ड 3rd ग्रुप का आया, बॉयज आए 1st और 2nd ग्रुप के। ये जरूर हैपन हुआ और तीनों ग्रुप सेलेक्ट किए गए, इसलिए ग्रुप का जो प्रोबेबिलिटी होता है 1/3 वो यहां मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यू हैव सेलेक्टेड ईच ग्रुप विद 100% प्रोबेबिलिटी। हर ग्रुप को चांस मिला हुआ है। आगे चलिए, प्रोबेबिलिटी G1 B2 B3 प्लस प्रोबेबिलिटी B1 G2 B3 प्लस प्रोबेबिलिटी B1 B2 B3। अच्छा, इधर गर्ल फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप 3/4 प्रोबेबिलिटी के साथ इनटू बॉय ऑफ सेकेंड ग्रुप 2/4 प्रोबेबिलिटी के साथ बॉय ऑफ 3rd ग्रुप 3/4। समझ में ना, वहां पूछना है बॉय ऑफ फर्स्ट ग्रुप 1/4,
गर्ल ऑफ सेकेंड ग्रुप 2/4, बॉय ऑफ थर्ड ग्रुप 3/4, बॉय ऑफ फर्स्ट ग्रुप 1/4, बॉय ऑफ सेकेंड ग्रुप 2/4, गर्ल ऑफ थर्ड ग्रुप 1/4। मुझे लगता है मैंने ठीक लिखा, देख लो, देखो, समझो, डाउट पूछो। और ये मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो आंसर आ जाए, यही है आंसर। नीचे 64 आ रहा है और ऊपर कितना आ रहा है, 3 3 9 18, 1 6 1 और 2 1, 26 लग रहा है। तो 13/30 इन्होंने आंसर दिया भी है क्वेश्चन में, मैं भूल गया था, ये देखो 13/32 दे हैव गिवन आल्सो दिस टाइम। आंसर देना जरूरी नहीं है उनका, लेकिन इस बार उन्होंने दिया हुआ है तो उतना आ गया, अच्छी बात है। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी आर टू इवेंट्स डिफाइंड ऑन द सेम सैंपल स्पेस। ए बी आर टू इवेंट्स डिफाइंड ऑन द सेम सैंपल स्पेस सच दैट probability of A union be 5/6, probability of A intersection be 1/3, probability of B डैश दिया हुआ है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B होता है। इसको थोड़ा एनालिसिस अभी कर लेते हैं। ये P B डैश इतना होता है, तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 2/3। ये इससे इसकी तो एनालिसिस हमने कर दी। अब वो कहता है पी ए यूनियन बी 5/6 है, आपसे मांगा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कोई बता सकता है पी ए यूनियन बी का फार्मूला क्या है? कोई बता सकता है ए बी एमी इवेंट्स हैं कि नॉन एमी इवेंट्स हैं इस क्वेश्चन में? ए बी एमी है कि नॉन एमी है? तभी तो ये खुलेगा, इसका फार्मूला तभी लगेगा। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां ध्यान दो, ए इंटरसेक्शन बी नॉन जीरो है इधर, और इसलिए ए बी नॉन एमी है, क्योंकि एमी में ये चीज जीरो हुआ करती है। नॉन एमी है, और नॉन एमी में फिर पी ए यूनियन बी का बड़ा वाला फार्मूला लगेगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, फार्मूला विल बी यूज। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने निकाल के रख ली थी 2/3, ए इंटरसेक्शन बी क्वेश्चन ने दे दी 1/3, और आपका आंसर रेडी हो चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/6 माइनस इन दोनों का बैलेंस 1/3, 5/6 माइनस 2/6, 3/6, 1/2 इज द आंसर। डाउट पूछ लो बेटे। इसके ठीक आगे अभी मैं देख रहा था, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसके बाद ये देखो, आपको दिखाता हूं, ये वर्ड लिखा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसकी कंसेप्ट अलग है। मतलब जो जनरल क्वेश्चंस हैं वो आपके कंप्लीट हो गए। प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर 3 सेक्शंस आपके कोर्स में हैं। एक सेक्शन जनरल क्वेश्चन वाला हो गया। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का दूसरा सेक्शन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड सेक्शन छोटा है वो। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड एक बेज थ्योरम, मेन बेज थ्योरम आपके कोर्स में। तो टोटल 3 नहीं बल्कि 4 सेक्शन हुए, उनमें से एक कंप्लीट हो गया। यहां से स्टार्ट होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, थोड़ी देर चलेगा, छोटा टॉपिक है। उसके बाद चलेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, मीडियम टॉपिक है। उसके बाद बेज थ्योरम डिटेल में आपको कराई जाएगी, क्योंकि बेज थ्योरम का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है।